Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh Kehlawat and you're most welcome to my YouTube channel Physics by BS Kehlawat. Dear student, today's class for the English medium and today we are going to discuss a next topic which is the electric potential energy of system of charges. मतलब जब आप किन्हीं चार्जेस का सिस्टम बनाओगे तो उनके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो हमें आज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3.11 या आज हम 11 लेक्चर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर करने जा रहे हैं. ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, आई होप सो. तो अभी तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है तो मैंने बता दिया. जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपको किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. ठीक है, जब आप उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक मूव करोगे तब आपको दो बातें ध्यान में रखनी है. एक तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करनी, मतलब टेस्ट चार्ज को आप बहुत स्लोली लाके मूव करोगे. अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम हो जाएगा और हमारे जो पोटेंशियल की डेफिनेशन है, हम एक्चुअल वर्क डन चाहते हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. दूसरा पॉइंट ये है, जो वर्क डन आप जो करते हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नहीं होता, वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट होता है. ठीक है, तो जो जहां पर भी इस चैप्टर में वर्क की बात आती है तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट होता है वो. ठीक है, और तीसरी बात, जब आप उस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाओगे तो आप किसी भी पाथ के थ्रू होके ला सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो होता है वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं करता या फिर किसी क्लोज लूप में जो किया गया वर्क डन होता है किसी कंजर्वेटिव फील्ड में वो जीरो होता है. इसके बारे में मैं आपको पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूं. आज का जो लेक्चर है हम उस पर बात करते हैं. अब आज हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सपोज मेरे पास ये कोई चार्ज है, अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट पे ले जाता हूं और इनफाइनाइट से इस चार्ज को मैं इस पॉइंट तक लेके आता हूं तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा, एक तो ये देखना है. सपोज अब देखो दूसरा केस, ये चार्ज अभी यही प्लेस है और मैं कोई दूसरा चार्ज लेता हूं और उसे इनफाइनाइट पे ले जाता हूं और उसे इनफाइनाइट से अब यहां तक लाता हूं तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, है ना, ये चार्ज इसको अपोज करेगा, तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या कितना वर्क डन होगा. इसी तरह से जब आप 3 चार्जेस का सिस्टम बनाओगे तब कितना करना पड़ेगा. और इसी तरह से हम जब 4 चार्जेस को आप पास में लाके रखेंगे, जब से पहले फर्स्ट चार्ज लेके आएंगे, फिर सेकंड वाला चार्ज, थर्ड वाला चार्ज, फोर्थ वाला चार्ज, जब चारों चार्ज को आप एक डिफाइनाइट डिस्टेंस पे लाके प्लेस कर दोगे तब आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा और उनके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो हम इस टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको सबसे पहले तो आज क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूं और फिर हम 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस और 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक चार्ज को लाना होगा, फिर अगर 2 चार्ज का सिस्टम बनाना है तो दूसरे चार्ज को लाना होगा. ठीक है, सिस्टम का मतलब मल्टीपल चार्जेस. ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंगल चार्ज के बारे में बात करता हूं. जब आप किसी सिंगल चार्ज को देखो ध्यान से, हम बात करेंगे सिंगल चार्ज के बारे में. ठीक है, सिंगल चार्ज, और इस सिंगल चार्ज पर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो जीरो होती है. कितनी होती है, जीरो होती है. सर ऐसा क्यों, तो वो मैं आपको बता देता हूं. देखो अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैं कह रहा हूं यहां पर कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पर. ठीक है, मेरे पास कोई चार्ज है Q1. ठीक है, उस चार्ज को मैं Q1 से इस P पॉइंट तक लेके आता हूं. ठीक है, इस Q1 चार्ज को मैं इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से यहां तक लेके आता हूं, इनफाइनाइट से इस P पॉइंट तक लेके आता हूं. अब आपको पता है कि जब मैं इस चार्ज को यहां से इस पर यहां पे लेके आऊंगा, अभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां पर पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो. तो इस चार्ज का कोई अपोज नहीं करेगा. जब ये Q1 चार्ज
इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आएगा तब इसका नो अपोज, इसका अपोज करने वाला कोई नहीं है। जब इसका अपोज करने वाला कोई नहीं है तो एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपको पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। और जब आपका वर्क डन ही जीरो है तो उसके पास एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि आप इसको सिंगल पुश भी करोगे ना, हल्का सा यहाँ पे इसको पुश करोगे तो ये चार्ज यहां पर आ जाएगा। आपको कोई भी मतलब इस Q1 चार्ज का कोई भी अपोज नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब इस Q1 को जब आप इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, अगर मेरा वर्क डन जीरो है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सिंगल चार्ज, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि सिंगल चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है तो कितनी होती है, जीरो। रीजन पूछे तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका अपोज करने वाला भी कोई नहीं है, तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इफ देयर इज नो वर्क डन इट मींस देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी कम ऑन टू द सेकंड केस। अगर मुझे टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है, मुझे अगर दो चार्ज का सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले दो चार्ज के सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे दो चार्जेस लेने होंगे और उन्हें कहां रखना होगा, इनफाइनाइट पे रखना होगा। कहां रखना होगा, इनफाइनाइट पे। उस चार्ज को मुझे इनफाइनाइट से P1 तक लाना होगा, Q1 चार्ज को। इसी तरह से मुझे इस Q2 चार्ज को भी कहां से कहां तक लाना होगा, इनफाइनाइट से P2 तक लाना होगा। और सपोज इनके बीच की डिस्टेंस R हो जाएगी। अब ये देखना है, देखो, जब आप पहली बार किसी एक चार्ज को लेके आओगे, जब पहली बार मैं इस Q1 चार्ज को कहां से कहां लेके आऊंगा, इनफाइनाइट से P1 पॉइंट तक, तो इस चार्ज को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों, मैंने अभी समझाया है कि सिंगल चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वर्क डन नहीं होता है। अब देखिए Q1 यहां आ चुका है, ये Q1 अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, यस और नो, अपने चारों ओर क्या क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो इस Q1 के कारण इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, बताओ। इस Q1 के कारण इस पॉइंट P2 पर एक पोटेंशियल होगा, Vp2 क्या हो जाएगा, बताओ। क्या होता है, किसी सिंगल चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, यहां पोटेंशियल कितना होगा, बताओ। ये होता है KQ/R, पता है, ये पोटेंशियल होता है। तो इस Q1 चार्ज के कारण इस P2 पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ1/R। क्लियर है। अब यहां पर इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल है P2 ऑलरेडी। अब क्या करना है, इस Q2 चार्ज को जो इनफाइनाइट पे है, अब इस Q2 चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से इस P2 तक लेके आओगे तब आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि Q1 क्या करेगा, Q1 अपोजेस, Q क्या करेगा, अपोज Q2। Q1 क्या करेगा, Q2 का अपोज करेगा। अगर Q1 Q2 का अपोज करेगा तो फिर इस एक्सटर्नल एजेंट को इनफाइनाइट से P2 तक लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन है वो ही इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। पहले चार्ज को जब आप यहां लेके आओगे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि कोई वर्क डन भी नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, इसका अपोज करने वाला कोई नहीं है। मगर जब आप Q2 को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आओगे वापस P2 पॉइंट तक, Q2 को जब P2 तक लेके आओगे तो ये Q1 इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। जब Q1 अपोज करेगा तो अब एक्सटर्नल एजेंट को उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन होगा, आपको पता है वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है ना, चेंज, वर्क डन जो होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो इनफाइनाइट पर एनर्जी फिजिक्स में क्या डिफाइन है, इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहां पर इस P2 पॉइंट पर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, इस वर्क डन के बराबर हो जाएगी। मतलब इस Q2 चार्ज को जब आप इनफाइनाइट से यहां तक लेके आओगे तो Q1 चार्ज इसका अपोज करेगा, उस अपोजिशन के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर दो चार्जेस का सिस्टम अगर आप बना रहे हो तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि सेकंड वाले चार्ज को जब आप लेके आओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है।
इसी तरह से इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम फोर्स सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण भी पढ़ेंगे, है ना। किसके कारण? फोर्स सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं। इसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं आज। सपोज देखो फोर्स सिस्टम, सबसे पहले आप Q1 ला के रखोगे, इस पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जब आप Q2 लेके आओगे तो Q1 इसका अपोज करेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद आप Q3 लेके आओगे तो Q1 Q2 इसका अपोज करेंगे, तब ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप Q4 लेके आओगे तो Q1 Q2 Q3 ये सब मिला के इस Q4 का अपोज करेंगे, ठीक है। तो आपको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब इनके पास भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो हमें क्या पढ़ना है, एक तो टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक फोर सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिस्टम का मतलब जब मल्टीपल चार्जेस को आप आपस में किसी डिफाइनेड डिस्टेंस पर रखते हो, प्लेस कर देते हो, तो उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आती है। वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है? जो आप वर्क डन करते हो ना दूसरे चार्ज के अगेंस्ट, मान लो ये प्लस Q है, प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। जब अब मैं इसको इसके पास में ले जाऊंगा तो ये इसका अपोज करेगा और मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और मेरा वर्क डन जो होगा वो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, बहुत इजी है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल सोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब जब आप इस चार्ज को लेके आओगे ना, इस चार्ज को यहां पे लेके आओगे तो ये वाला इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस Q2 का अपोज करेगा, अगेंस्ट, है ना। तो फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द टू एंड मोर देन टू चार्जेस इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज। मतलब जब आप किसी सिस्टम को या किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहते हो, जब आप कभी मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम बनाओगे, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन जो होगा वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द वर्क डन टू टेकिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पोजीशन टू मेक द सिस्टम। मतलब अगर मल्टीपल चार्जेस है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, उन सारे चार्जेस को एक बार इनफाइनाइट पे अज्यूम कर लो, और इनफाइनाइट से आप किसी फिक्स पॉइंट पर लेके आओ, और उसमें जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वो उन चार्जेस की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो ये इसका आज का जो हम पढ़ने वाले हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप कॉपी कर लिया हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, टू चार्जेस, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल छोटे से डेरिवेशन है, मगर ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं, और जब न्यूमेरिकल पूछते हैं, अगर दो से ज्यादा चार्जेस पर कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अगर आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिजिक्स अच्छी करनी है तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जिनके बायोलॉजी है उन बच्चों को भी अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, क्या टॉपिक है, टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मैंने अभी जो बताया है आपको समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस Q1 चार्ज को यहां पर प्लेस कर देता हूं, ठीक है। इस Q1 चार्ज को सपोज कहां रखा होगा, मैंने इनफाइनाइट पर रखा होगा, और इनफाइनाइट से मैं इस पर्टिकुलर A पॉइंट तक इसको लेके आया, और आपको पता है मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अब देखो इस Q1 से R डिस्टेंस पर कोई B पॉइंट है, मुझे बताओ इस Q1 के कारण इस B पर पोटेंशियल कितना होगा। किसी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज VB जो होगा, B पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा। अब इस है ना, ये चार्जेस है तो K Q1 अपॉन R, ये इस B पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? आपको इस Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आओगे, अभी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। मैंने आपको समझा दिया है कि सिंगल चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ठीक है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मगर अब ये चार्ज यहां पर आ गया है,
तो इससे r डिस्टेंस पर कोई पोटेंशियल तो जरूर होगा, क्योंकि ये चार्ज है और चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। क्लियर है? अब क्या करना है, अब आपको लेना है इनफाइनाइट पे जाना है और यहां पर एक Q2 चार्ज लाना है। Q2 चार्ज को कहां से कहां तक लेके आना है, Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लेके आना है। अब आप जब Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से B तक लाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये Q1 चार्ज इसका अपोज कर रहा है, Q1 चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, और इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट उस एक्सटर्नल एजेंट को ये वर्क डन जो होता है दैट इज बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो उस एक्सटर्नल एजेंट को अब वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और उस वर्क डन की कैलकुलेशन जो आएगी, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस Q1 चार्ज को कहां से कहां लेके आना है, इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से B तक लेके आना है, और इस Q1 चार्ज के कारण इस B पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये इसका डायग्राम हो गया। तो देखो, लेट अ सिस्टम ऑफ 2 point charges, 2 point charges Q1 and Q2। ठीक है, हमने एक सिस्टम लिया है Q1 Q2 चार्जेस। ठीक है, the distance between Q1 and Q2 is R। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी, है ना। हम क्या चाहते हैं, we wish to calculate electric potential energy due to this system of charge। हम क्या चाहते हैं, इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से मेरे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मुझे चाहिए। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पोजीशन। मतलब इनफाइनाइट से इनकी पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होगा वो ही इनके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 चार्ज। मुझे बताओ इस Q1 चार्ज के कारण B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया मेरे पास K Q1 अपॉन R। फाइन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट देखो, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू B। अब आपको क्या करना है, इस Q2 को इनफाइनाइट से B तक लाना है और इसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वर्क डन। तो देखो, आपको निकालना है वर्क डन। तो V कितना होता है बताओ, V इक्वल टू W, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से B तक लाने में किसको लेके आ रहे हो आप, इस Q2 तक लेके आ रहे हो। V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो है ना, तो हमारे पास W इनफाइनाइट टू B तक लाने में कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा B वर्क डन, है ना, पोटेंशियल B का कैलकुलेट होगा VB इंटू Q2। फाइन, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। आपको Q2 तक लाने, Q2 को इनफाइनाइट से B तक लाने में वर्क डन चाहिए, तो ऐसे निकलेगा V इक्वल्स टू W अपॉन Q। हमको वर्क डन चाहिए उस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से B तक लाने में, तो दैट इज VB इंटू Q नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें चाहिए वर्क डन और इनफाइनाइट से B तक। तो VB की वैल्यू क्या बताओ, K Q1 अपॉन R। ये हो गया इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर,
और किस चार्ज को आप लेके आए बी तक, Q2 को लेके आए, तो वर्क डन ओवरऑल क्या हो जाएगा बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R, यही हो जाएगा वर्क डन। अच्छा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैपिटल यू से लिखता हूं, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R। तो जब आप किन्हीं दो चार्जेस का सिस्टम बना रहे हो, उनके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R। बहुत इजी डेरिवेशन है, 2 लाइन का डेरिवेशन है, मगर आपको कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अब हम 2 की जगह 4 चार्जेस का सिस्टम बनाने वाले हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले अगर आपको 2 का क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है, देखो क्या हुआ होगा बताओ। तो पहले क्या हुआ होगा बताओ, इस Q1 को मैं कहां से कहां तक लाया हूंगा, इनफाइनाइट से A तक लेके आया। इनफाइनाइट से A तक लाने में आपको वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो एनर्जी भी 0। मगर अब ये चार्ज यहां पे आ गया, तो इसने इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब आप Q2 चार्ज हो, क्योंकि आपको 2 चार्जेस चाहिए, तो जब Q2 चार्ज इसको आप लेके आओगे तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगा, तो आप इस एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन होगा यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब आप डायग्राम बनाते हो तो ये चीजें नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका 2 सिस्टम है ना, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये आप कॉपी करो, फिर मैं आपको 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी बताता हूं, ठीक है। कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। आपको याद रखना अभी है, ठीक है। K Q1 Q2 अपॉन R, 2 पॉइंट चार्जेस के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, आगे देखो क्या पढ़ना। अब इसी तरह से हमें मैक्सिमम हमारे बोर्ड लेवल तक जो है, या आगे भी है, 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि फिर तो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस मैक्सिमम, ठीक है। देखो सिंगल चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, 2 चार्जेस के पास K Q1 Q2 अपॉन R, और डायरेक्ट 4 बना रहा हूं, और 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगर n चार्जेस पूछे तो n की वैल्यू मेरे पास यहां पर 4 है, तो 4 पॉइंट चार्जेस से मैं पोटेंशियल एनर्जी को का एक्सप्रेशन करना चाहता हूं। अब देखो 4 पॉइंट चार्जेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहां पे लेके आता हूं Q1 चार्ज, बहुत इजीली है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं Q1 लेके आता हूं, तो आपको पता है Q1 को जब आप इनफाइनाइट से, देखो 4 सिस्टम ऑफ चार्ज का अगर आप पोटेंशियल एनर्जी चाहते हो, तो उन चारों चार्जेस को इनफाइनाइट पर अज्यूम कर लो, और इनफाइनाइट से उन चारों सिस्टम को एक डिफाइनाइट पोजीशन तक लेके आओ, और आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हम एक चार्ज लेके आएंगे। देखो तो सबसे पहले मैंने Q1 चार्ज लाके रखा, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपोज करने वाला कोई नहीं है। जब मैं Q2 लेके आऊंगा, ध्यान से देखना, जब मैं Q2 लेके आऊंगा तो Q1 इसको अपोज करेगा, तो मुझे वर्क डन निकालना होगा, वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। जब आप Q3 लेके आओगे, क्या लेके आओगे, Q3 लेके आओगे, तो Q1 Q2 मिलकर इसका अपोज करेंगे, और आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। फाइन। इसके बाद हम क्या लेके आएंगे, Q4 को लेके आएंगे। जब Q4 को लेके आओगे इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक, तो Q1 Q2 Q3 ये तीनों इसका अपोज करेंगे, तो आपको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा सामने से आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स मिलेगा, उतना ज्यादा एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, जितना ज्यादा वर्क डन उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन बच्चों को कहां होता है कि इनके कॉम्बिनेशंस में दिक्कत आती है, तो मैं बता रहा हूं वैसे देखना। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपके पास Q1 चार्ज है, उस Q1 चार्जेस से आप कहां कहां पर जा सकते हो, तो Q1 से मैं Q2 पर जा सकता हूं, Q3 पे जा सकता हूं, और Q4 पे जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखे सर, तो Q1 से जाओगे तो ये हो जाएगा 1 से 2 पे गए, ये 1 से 3 पे गए, और ये 1 से 4 पे गए। ये लिख सकते हो तीनों, ये तीनों डिस्टेंस आपके काम आएगी आगे, ठीक है। याद रखने का तरीका, अब देखो 1 तो आपने विजिट कर लिया, इसको छोड़ दो। अब हमारे पास 2, 3 और 4 बचा। अब 1 के बाद हम जाएंगे 2 पर,
तो 2 से हम कहां जा सकते हैं? 1 तो विजिट कर लिया है, तो 2 से हम कहां जा सकते हैं? तो 2 से हम 3 पर जा सकते हैं, और 2 से हम कहां जा सकते हैं? 4 पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां से हम जा सकते हैं 2 से 3 पर, और ये है 2 से 4 पर। तो 1 और 2 विजिट हो गए। अब हम चलते हैं 3 पर। अब 3 से अब कहां जा सकते हैं? 1 और 2 तो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, तो हम 3 से कहां जा सकते हैं? 3 से हम कहां जा सकते हैं? 4 पर जा सकते हैं। कहां पर? तो 3 से हम कहां जा सकते हैं? 4 पर। ठीक है, तो R 3 से 4 पर। ये मेरा लिखने का तरीका, याद रखने का तरीका। सारे न्यूमेरिकल इस मेथड से आपसे हो जाएंगे, देखना भी। ठीक है, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके ऊपर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है? तो क्या करना है हमें? पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। 4 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो क्या करना होगा? वर्क डन टू टेकिंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पोजीशन। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? उन चार्जेस को इनफाइनाइट से इनकी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी पोजीशन को मैं लिख लेता हूं। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, और ये P4 हो गया। ठीक है, तो 1 by 1 सभी चार्जेस को लेके आएंगे और हम वर्क डन निकालेंगे सबसे पहला। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, पहली स्टेप क्या हो जाएगी? वर्क डन टू टेकिंग a Q1 charge from infinity to point P1. ठीक है, no one opposes Q1, कोई भी Q1 का अपोज नहीं करेगा, so there is no work done, so no potential energy। मतलब क्या हो गया कि जब Q1 चार्ज को आप इनफाइनाइट से P1 तक लेके आओगे तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो Q1 चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। मैंने पहले ही बता दिया है, सिंगल चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ना कोई वर्क डन होता है। अब चलेंगे हम स्टेप सेकंड पर, है ना? ठीक है, अब वर्क डन टू टेकिंग a Q2 charge from infinity to point P2 against Q1 इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? जब आप इस Q2 को ध्यान से देखो, जब आप इस Q2 को इनफाइनाइट से यहां तक लेके आओगे तो Q1 का इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो W2 कैसे निकालेंगे? देखो V बराबर क्या होता है बताओ? V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W क्या हो जाएगा? V इंटू Q, मतलब उस पॉइंट पर पोटेंशियल और जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया? पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू Q1। भाई P2 पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से होगा ना। इस Q1 के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को हमें लिखना होगा। और किस चार्ज को आप लेके आ रहे हो? तो चार्ज को लेके आ रहे हो हम Q2 को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि बताओ W2 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू Q1। इस Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन और 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है? R12। कितनी हो गई? R12। ये हो गया। और किस चार्ज को आप मूव कर रहे हो? Q2 चार्ज को लेके आए हो, तो कितना हो जाएगा बताओ? W2 इक्वल टू K Q2 अपॉन R12। तो आपको Q2 को इनफाइनाइट से
P पॉइंट तक लाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर है? अभी बताया, ये भी बता दिया मैंने, और ये अभी हमने जो पहला केस पढ़ा है, दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इतना होता है। अब चलेंगे हम थर्ड पॉइंट पर। देखिए स्टेप थर्ड पर, ठीक है, स्टेप थर्ड पर क्या है? स्टेप थर्ड, वर्क डन इन टेकिंग, वर्क डन इन टेकिंग Q3 चार्ज एट पॉइंट P3, एट पॉइंट P3, ठीक है। Q3 को कहां लेके आओगे? P3, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट Q1 एंड Q2, अगेंस्ट Q1 एंड Q2। Q1 Q2 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है उसके अगेंस्ट Q3 को लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज W3। आपको पता है वर्क क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q1 एंड Q2 इनटू किस चार्ज को लेके आया? Q3 को लेके आया हो। अब बताओ इस Q3 पॉइंट पर पोटेंशियल, ये चार्ज भी यहां पर पोटेंशियल बनाएगा, ठीक है, P3 पर, ठीक है, Q1 चार्ज भी, और ये Q2 चार्ज भी यहां पर क्या बनाएगा? पोटेंशियल बनाएगा। क्लियर है? ये चार्ज यहां पर पोटेंशियल बनाएगा, ये चार्ज भी यहां पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो कितना हो जाएगा इस Q1 के कारण यहां पोटेंशियल? तो K Q1, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R13। कितनी है? R13। इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल K Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R23। और किस चार्ज को लेके आए आप? Q3 को लेके आए हो। तो W3 क्या हो जाएगा? K Q1 Q3 R13, K Q2 Q3 R23। सही है? ठीक है, R23। ये आपके पास हो जाएगा वर्क डन थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब एक लास्ट चार्ज और लेके आना है आपको इनफाइनाइट से इस P4 पॉइंट तक, ठीक है। अगर आपने ये कॉपी कर लिया है ऊपर वाला कंटेंट यहां तक W1 और W2, तो मैं इसको रब करने वाला हूं क्योंकि हमें W4 और निकालना है, फिर सबको ऐड करना होगा, ठीक है। कॉपी कर लो आप इसको, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप किसको लेके आओगे? Q4 को लेके आओगे। किसको लेके आओगे? Q4 को हम लेके आएंगे। इस W2 को मैं रहने देता हूं, ठीक है। अब देखो स्टेप 4 कितनी है? स्टेप 4, ठीक है। वर्क डन इन टेकिंग Q4 चार्ज at point P4, work done in taking Q4 charge at point P4 from infinite against Q1 Q2 and Q3 चार्जेस। मतलब जब आप Q4 को लेके आओगे ना तो Q1 Q2 Q3 इसका अपोज करेंगे। हमको निकालना है W4। वर्क डन क्या होता है? देखो इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल चाहिए, तो ये चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल बनाएगा, ये चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल बनाएगा, ये चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल बनाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P4, पोटेंशियल एट पॉइंट P4 ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 इनटू चार्ज। कौन से चार्ज को लेके आए आप? Q4 को लेके आए हो। अब बताओ इस Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना है बताओ? तो W4 निकालोगे तो पोटेंशियल कितना बताओगे? देखो Q1 के कारण यहां पोटेंशियल, तो K Q1 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R14 है, तो R14। इसी तरह से Q2 के कारण, इसके कारण यहां पोटेंशियल 24 डिस्टेंस है, तो R24। और लास्ट में Q3 के कारण यहां पोटेंशियल, तो K Q3 अपॉन R34। और किस चार्ज को आप लेके आए हो? Q4 को लेके आए हो। अब कर दो मल्टीप्लाई अंदर Q4 को, K Q1 Q4 R14, K Q2 Q4 R24 और K Q3 Q4 R34। ये आपका वर्क डन
ये फोर्थ वाला वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, याद करने के साथ देखना, ऊपर 1 4 है, नीचे भी 1 4 आना चाहिए। 2 4 2 4 3 4 3 4। ठीक है, अगर कहीं आगे पीछे हो रहा तो वापस आप चेक कर सकते हो। ठीक है, लिखने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब देखो हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन दैट इज W इक्वल टू W1 W2 W3 और W4। सब वर्क डन हमारे पास है तो लिख सकते हैं हम। देखो तो W कितना आएगा, W1 तो आया था 0, W2 आया मेरे पास K, Q1 Q2 R12, W3 मेरे पास आया है K, Q1 Q3 K, Q2 Q3, ये हो जाएगा R13, ये हो जाएगा R23। ठीक है, ये W1 W2 और W3 और W4 हमारे पास ये आया ऊपर वाली इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन जो है। ठीक है, ये आपके पास क्या है W4, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो K Q1 Q4 K Q2 Q4, ठीक है, और K Q3 Q4, यहां आ जाएगा R14 R24 और क्यों है K Q3 Q4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इन टोटल वर्क डन जो आया है, ये टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल वर्क डन इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है वर्क डन एनर्जी होती है, एनर्जी कंजर्व होती है, तो आपने जो वर्क डन किया वो कहां गया, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, एंड दैट इज यू। इसको हम किससे लिख लेंगे बताओ, इसको हम लिख लेंगे यू बराबर इस पॉट है ना, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसकी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो U मेरे पास, W को क्या लिख देंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं U से। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, K कॉमन आ रहा है, Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 और Q2 Q3 R23 Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 और Q3 Q4 R34। यही आपकी इस 4 सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा ये आपको, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसको हम शॉर्ट थोड़ा सा इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब समेशन की फॉर्म में अगर इसको लिख दें, इसकी फॉर्म है समेशन की फॉर्म है, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा समेशन। अब समेशन में देखो सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग है, अगर मैं आई जे लूंगा तो हमारा काम नहीं होगा, आई का कोई लूप नहीं ले सकते, यहां लिखेंगे ऑल पेयर, सारे पेयर जो है QI QJ RIJ, जितने भी पेयर इसमें आ रहे हैं वो सारे के सारे लिख दो 1 by 1। एक बात ध्यान रखनी है कि I कभी भी J के इक्वल नहीं होगा। कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है क्या, I दोनों का 1 1 दिख रहा है क्या, देखो ये 1 2 है 1 2 है 1 3 है 1 3 है, ऐसा कभी नहीं दिखेगा Q1 R11 या फिर Q2 Q2 R22, मतलब I और J एक दूसरे के कभी इक्वल नहीं होंगे। एक तरीका और है, देखो एक तरीका ये है कि अगर इसे मैं I और J की फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाता है 1/2 लिखा जाएगा। क्यों लिखा मैं बता रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर 2 समेशंस लिखे जाएंगे। एक बार हम I की वैल्यू को 1 से n तक लिख देंगे, एक बार हम J की वैल्यू को 1 से n तक लिख देंगे, और यहां पर आ जाएगा QI QJ RIJ। अब सबके दिमाग में आ रहा सही है 1/2 क्यों लिखा, ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब आप I और J की वैल्यू रखोगे, सपोज देखो तो 2 पेयर बनेंगे, एक ही कॉम्बिनेशन के लिए 2 पेयर बनेंगे। देखो सपोज यहां मैंने 1/2 को मत देखो, अगर मैं इसको बात करता हूं, देखो ध्यान से थोड़ा समझना इसको। देखो अगर I की वैल्यू में 1 लेता हूं, ठीक है, और J की वैल्यू में 2 लेता हूं, दोनों को इक्वल तो रखा ही नहीं जा सकता, मैंने पहले ही बता दिया। सपोज मैंने I की वैल्यू 1 ली और J की वैल्यू 2 ली, इसमें देखो क्या आएगा, इस वाले फॉर्मेट में क्या आएगा,
यहां पर क्या आएगा Q1 Q2 R12, ठीक है। तो देखो मेरे ये मिल गया मेरे को, ठीक है, फाइन। अब देखो अगर मेरे पास, अब इसका रिवर्स भी तो होगा, J की वैल्यू 1 और I की वैल्यू अगर 2 हो जाए तब क्या आएगा, रखो इसमें, तो क्या आएगा देखो Q2 Q1 R21। क्या आपको ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे? क्या रिपीट होंगे? जो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, सपोज कॉम्बिनेशन इस वाले से बने तो मान लो कॉम्बिनेशन 20 बन रहे हैं, तो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन 10 ही बनेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाला फॉर्मेट अगर आप यूज करते हो तो आपके कॉम्बिनेशन डबल बनेंगे, जिससे पोटेंशियल एनर्जी डबल आएगी। हर एक के दो कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको अगर इसकी कॉम्बिनेशन को हाफ करना होगा वापस, ये वाला फॉर्मेट अगर 1/2 अप्लाई नहीं करते हो तो जो भी आंसर आना चाहिए, जो भी पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए उसकी डबल आएगी, क्योंकि ऐसे पेयर बनेंगे जैसे कि 1 और 2 के 2 बार 2 पेयर बन जाएंगे। इसी तरह से जब आप 1 और 3 का करोगे जिसके भी 2 पेयर बन जाएंगे। इसका मतलब जितने भी पेयर बनेंगे वो डबल बनेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि पेयर डबल ना बने, तो पेयर इस वाले फॉर्मेट से तो पेयर है वो डबल बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन डबल बन रहे हैं। हम क्या कर देंगे, आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई अबव एक्सप्रेशन बाय 1/2 बिकॉज पेयर कम्स 2 टाइम्स। जितने भी पेयर बनेंगे वो हमेशा सारे पेयर दो बार रिपीट होंगे। पेयर कम्स 2 टाइम्स, तो हमें इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उनकी पेयर को वापस हाफ करना पड़ेगा, जिससे जैसे कि सपोज हमने इसके 1/2 नहीं लगाया और आंसर निकाला तो सपोज आया 42, जबकि आप देखोगे कि रियल में आंसर कितना हो रहा होगा 22। इसलिए हमको 1/2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एग्जाम में आप ये लिखोगे तो भी सही है, यहां तक लिखो तो भी सही है। ये लिख रखा है बुक में तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 1/2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि इस वाले कॉम्बिनेशन से पेयर जो होंगे वो 2 टाइम्स होंगे, डबल बार रिपीट होंगे, तो उनको वापस हाफ करना होगा। दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 1/2। फाइन। तो आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड 4 पॉइंट चार्जेस, ये दोनों टॉपिक पढ़े हैं। अब इस पर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल बनते हैं और वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम न्यूमेरिकल में हमेशा उस पेयरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहां से क्या बनाएं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद में एक लेक्चर डाल रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल डालूंगा, तो दोनों लेक्चर को आप एक साथ में देख लेना, ठीक है। मैं आपको 1 by 1 सिंगल डे के अंदर दोनों वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो दोनों लेक्चर आप कंप्लीटली एक साथ देख लेना, जिसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। जो भी स्टूडेंट नए मेरे चैनल में जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसर्न जरूर करें, ठीक है। नोट्स मैं सबको भेज रहा हूं जो मुझसे, मैंने अपने नंबर जो है वो मेरे टेलीग्राम पे मेरा अकाउंट है फिजिक्स बाय बीएस केलावत से, फेसबुक पर पेज है फिजिक्स बाय बीएस केलावत से, ठीक है। और यूट्यूब पर चैनल भी फिजिक्स बाय बीएस केलावत के नाम से है, ठीक है। तो मैंने हर जगह मेरे मोबाइल नंबर अपडेट कर रखे हैं, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नोट्स में आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज पाऊंगा, ठीक है। और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें। अगर आप वीडियोस को शेयर करोगे अच्छे व्यूज आएंगे तो ही मैं ज्यादा स्पीड से वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। आप सब लोग बोल रहे हो सर रोज वीडियोस डालो, पर आप खुद भी पूरा वीडियोस नहीं देख रहे हो, ये आपको खुद को ही पता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर आपको वीडियोस मिले तो आप चैनल के साथ बने हुए रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।